चलिए आइएगा देखेंगे आवृतबीजियों की वर्गीकी, यानी कि ऑब्जेक्टिव का आज ये हम लोगों का बायोलॉजी का कितना तीसरा नंबर क्लास है ना। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे। ज़रा तीसरा चैप्टर से एक दो क्वेश्चन पूछते, जल्दी से बताइएगा। तो कल हम लोग पढ़े थे, जल्दी से बताइएगा कि जो शैवाल होता है उसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। जो अदरक है वो किसका उदाहरण है? प्रकंद का है। सबसे छोटा पुष्प संसार का? बुल्फिया। सबसे बड़का? रेफलेसिया। और ये बताइएगा एनीमोफिली और एंटेमोफिली दोनों का बताइए तो क्या है? एनीमो और एंटेमो। एनीमोफिली वायु द्वारा परागन, और एंटोमोफिली बोले तो कीटों द्वारा। हाँ। और चिरिप्टोफिली क्या था? चिरिप्ट्रोफिली चमगादड़ द्वारा परागन। चलिए ठीक है, सबके याद है। एक और बताइए, नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्प। एक मिनट, नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, वही गूदेदार पुष्पासन। चलिए, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। चलिए ठीक है, मतलब सबको याद है, सब होशियार। अच्छा एक और बताइए, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पी। हाँ, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है निषेचन के बिना फल के विकास को। आइए अब टॉपिक पे वापस आइएगा। चौथा नंबर देखेंगे, चैप्टर है आवृतबीजियों के वर्गीकी, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसमें लगभग 60 प्रश्न हैं, तो 60 प्रश्न 15 मिनट में ख़त्म। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहेंगे। हाँ, दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टेमा नेचुरी लिनियस। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई? जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। आलू प्याज टमाटर सब सोलेनेसी से। ग्रैमिनी से बताइए तो कौन संबंधित है? ग्रैमिनी से, ग्रैमिनी का एक दो उदाहरण बताइए। लहसुन कहाँ से ग्रैमिनी में आ जाएगा जी? लहसुन प्याज लिलिएसी में आता है, हम ग्रैमिनी पूछ रहे हैं। ग्रैमिनी में अनाज वगैरह आता है ना। सब भुला गए, छोड़िए, हम ना बताएंगे आप लोग को, कल परसों सबको बताएं, हम बताएंगे। छोड़िए, आगे बढ़िए, पढ़ लीजिएगा अपने को। उतना बढ़िया से बताए हैं सबको कि ग्रैमिनी जो है, ग्रैमिनेसी जो है, वो सब में आपका वो क्या बोलते हैं, चावल बाजरा ये सब आता है, अनाज जितना होगा, गेहूँ ये सब। एगो कंपोजिट बताइए तो कंपोजिट भी बताए होंगे, एक आगे उदाहरण बताइए कंपोजिट का। कोई नहीं। सलाद याद है? सलाद, सूरजमुखी सब। हाँ, सूरजमुखी सलाद ये सभी कंपोजिट आता है। एगो होता है क्रूसीफेरी दिया, क्रूसीफेरी बताइए, ये भी बताए हैं क्रूसीफेरी। हाँ, मूली कह सकते हैं, सरसों कह सकते हैं, ये सभी क्रूसीफेरी में होता है। चलिए ठीक है। चौथा का आंसर हो जाएगा आपका सोलेनेसी। आलू प्याज टमाटर बैगन ये सभी जो होता है वो आपका सोलेनेसी में आता है। पांचवा आएंगे, कपास से संबंधित है। कपास किस में आएगा? मालवेसी में आएगा। कपास जो होता है मालवेसी होता है। कपास भिंडी ये सभी मालवेसी का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी। क्रूसीफेरी अभी अब आपको बता दिए, मूली शलजम सरसों, ये सरसों जो है ये आपका आ जाएगा क्रूसीफेरी में। फिर क्या है? कंपोजिट। कंपोजिट भी अभी हम लोग पढ़े। सलाद है, सूरजमुखी है, गेंदा ये सब का फूल आ जाएगा
कंपोजिट में, सॉरी क्रूसीफेरी में, कंपोजिट में, हट छोड़िए। आगे बताइएगा कि बैगन किस कुल का पौधा है। बैगन किस कुल का पौधा रहेगा, 6 नंबर बताएंगे। सोलेनेसी। हाँ, बैगन, आलू, प्याज, सॉरी प्याज नहीं, मिर्चाई, टमाटर, ये सभी आपका सोलेनेसी। कपास के पौधे का वंशीय नाम बताइएगा, जेनरिक नेम बताना कपास के। गॉसिपियम। गॉसिपियम जो है कपास के पौधे का वंशीय नाम है। आम का वानस्पतिक नाम बताएंगे, रासायनिक नाम जो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है, अभी बताएं। ग्रैमिनी कुल में। गेहूँ, जौ, धान, बाजरा, ये सभी सब आपका आ जाएगा ग्रैमिनी में। गेहूँ के पौधे का वानस्पतिक नाम, गेहूँ का ट्रिटिकम एस्टिबम। और ओराइजा सटाइवा किसका है, धान चावल का। जिया मेज जो है, जिया मेज बताइए तो किसका है, मक्का। हाँ, मक्का का। दलहनी पौधे संबंधित है, 11 नंबर देखेंगे। दलहन, लेग्यूमिनेसी। दलहनी जोतने भी रहेगा और लेग्यूमिनेसी में रहेगा। ठीक है। कंपोजिट बोले तो कंपोजिट में आपका सूरजमुखी, सलाद, डहेलिया, गेंदा के फूल, ये सभी। सोलेनेसी में आलू, प्याज, टमाटर, सॉरी प्याज कहा आ जाता है बार बार, आलू, मिर्चाई, बैगन, टमाटर, ये सभी। प्याज याद रखिएगा, लिली ऐसी, बार बार प्याज बोलते रहे, जो मिश्र रहता है ना आलू, प्याज, टमाटर, इससे बार बार प्याज निकल जा रहा है। आगे आइए, और कोई बच गया इसका उदाहरण वाला। अब ऑप्शन सोलेनेसी हो गया, ग्रैमिनी में अनाज हो गया, लेग्यूमिनेसी में दलहन हो गया। कहता है सबसे बड़ा कुल कौन सा है, कुल कंपोजिटी। कंपोजिटी जो है सबसे बड़ा कुल के अंतर्गत आता है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली ग्राउंडनट का वास्तविक नाम है, वानस्पतिक नाम है। आगे है 14 नंबर, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम, चाय का थियोसाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है, थियासाइनेंसिस। तैल बीज वाइल्ड सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है, तैल बीज वाइल्ड सीड क्रूसीफेरी। वाइल्ड सीड जितना रहेगा वह सब क्रूसीफेरी रहेगा, मतलब सरसों ये भी आता है क्रूसीफेरी में। ठीक है, तेल सीड सब क्रूसीफेरी। मालवेसी के अंतर्गत कौन आएगा बताएंगे, कपास, भिंडी, ये सभी मालवेसी में। सोलेनेसी में वही आपका फिर से आराम से बोलेंगे, आलू, टमाटर, मिर्चाई, बैगन, ये सब। ठीक। और कंपोजिट में आपका हो जाएगा सूरजमुखी, गेंदा, सलाद, डहेलिया, ये सब। चलिए 16 नंबर है मटर पौधा। मटर किसके अंतर्गत क्या है, मतलब धतूरा भी उसी में आएगा। चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे, जो मटर पौधा है क्या है, तो मटर हो जाएगा साग। 17 नंबर है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सिकोया या सिकुआ। हाँ, सिकुआ या सिकोया। 18 नंबर है केट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, बेलाडोना किससे निकलेगा, पत्ती से, पत्ती से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है, एफेड्रिन कौन उत्पन्न करेगा, तना। कपास के रेशे होते हैं, कपास का रेशा, बीज के अधिचर्मी रोम, अधिचर्मी रोग। मोर्फिन निकाला जाता है किससे, मोर्फिन किससे निकलेगा, पैपेवर सोमनीफेरम से, पैपेवर सोमनीफेरम से। केसर उत्पन्न होता है किससे, केसर किससे उत्पन्न होगा, क्रोकस के वर्तिका और वर्तिकाग्र से। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर में। हाँ, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे, बेटुला की छाल से भोजपत्र निकलेगा। ठीक है। 24 नंबर क्या कहता है, लौंग है। लौंग क्या है, सूखे फूल है। हाँ, लौंग जो है सूखे फूल है। चलिए आगे आइए। 25 नंबर, फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, फूलगोभी में क्या खाएंगे, उसका खाएंगे पुष्पक्रम, ऑप्शन नंबर बी। ये ना कि फूलगोभी के पत्ता बोलते हैं कि फूलगोभी के पत्ता का सब्जी बना है तो पत्ता नहीं खाते, उसका पुष्पक्रम खाते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा।
चलिए आगे। फूल गोभी, पुष्पक्रम। आगे, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? कॉफी किससे प्राप्त होगा? बीज से प्राप्त होता है कॉफी। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाएगा? कॉफी में कैफीन। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होगा? जड़ से प्राप्त होता है कॉफी पाउडर का चिकोरी चूर्ण। 28वां है कि अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल से। छाल से। हाँ, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसमें? केसर में। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होता है केसर में। हल्दी जो है चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी चूर्ण शुष्क प्रकंद से। सूखा हुआ जो प्रकंद वही तना जो होता है उससे टर्मेरिक पौधा। टर्मेरिक मतलब हल्दिए है, ठीक ना? लिख दिया है फारसी तो घबराना नहीं है। हल्दी चूर्ण हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है, जो कि शुष्क प्रकंद से होता है। 32 नंबर है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव द्वारा। ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल। हाँ, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तंबाकू की पत्ती में होता है निकोटीन। हाँ, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है किससे? राउबुल्फिया जाति से। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसका औषधि जो रहेगा राउबुल्फिया जाति से रहेगा। राउबुल्फिया। बुल्फिया क्या है? बुल्फिया कहिए। सबसे छोटा पुष्प। हाँ। 36 नंबर देखेंगे कि भारत का ये प्रमुख धान्य फसल सीरियल क्रॉप कौन सा है? चावल। धान्य फसल चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। दाल एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, इसलिए दाल पीजिए, मस्त रहिए। हमरा तो डेली मिल जाओ दाल पियला, हम पीबे नहीं करिए। 38 नंबर किस ना पसंद पड़ता हमरा दाल। डेली दाल 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 नहीं पसंद पड़ता, नहीं खाते। दाल भात चोखा रहेगा ना तो चोखा साथ खा जाएंगे, दाल रख ले रह जाएगा, इसलिए हम डेली ये बात सुनते हैं। 38 नंबर देखेंगे, कहता है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन में। आगे है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? 39 देखेंगे, पौधे के तनों का उत्पाद नहीं है, जल्दी बताएंगे। 39 ऑप्शन नंबर डी, कपास। आगे देखेंगे 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगा? नाइट्रोजन से भरपूर कौन करेगा? वो करेगा मटर। हाँ। 41 नंबर, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। मसाला जो है छाल प्रयोग किया जाता है किसका? दालचीनी। दालचीनी। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? चीड़ से। चीड़ से। तारपीन चीड़। तारपीन के तेल जानते हैं हम कब प्रयोग किए हैं? जानवर सबको बहुत फ़ायदा करता है तारपीन का तेल ठंडा में। आइए 44 नंबर, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हाँ। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश। तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्रावन से हशीश पौधे प्राप्त होता है, तना और नर पुष्पक्रम से। बांस को किस में वर्गीकृत किया गया? बांस क्या है? वृक्ष, घास, झाड़, अपत्रिन। बांस जो है घास है, घास। हाँ। धनिया में उपयोगी अंश होता है कौन सा?
पत्ता और सूखा फल। हाँ, कच्चा रहे तो पत्ता, सूख जाए तो कर बुकनी। आ धनिया किस कुल का है जे? धनिया तो लगता है कि आपको आ जाना चाहिए इसमें जी, क्या नाम था, देखिए भुला रहे, ठीक है बताते हैं। हाँ, अम्बेरी फेरी कुल हो जाएगा। और आगे करने थे जी, क्या नंबर क्वेश्चन था? 47। 48 में आइएगा। 48, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा, जैव ईंधन जेट्रोफा से प्राप्त होगा। ठीक है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? भारत के डॉक्टर, तुलसी। तुलसी, हाँ। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अक्सर पूछता है। कैरोटीन के कारण। हाँ। दूध का रंग पीला भी होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। हाँ। 51 नंबर है कि पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जैंथीन। कैरिका जैंथीन पपीता का पीला रंग। पका पपीता में कौन सा विटामिन? विटामिन ए। कच्चा में? सी। 52 नंबर देखेंगे, कहता है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्चाई तीखा क्यों लगता है? कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। हाँ। 53 नंबर है कि फाइव जगत वर्गीकरण किसने दिया था? फाइव किंगडम, एटेकर। हाँ। 54 नंबर देखेंगे, क्या कहता है? 54 कह रहा है कि केसर मसाला सैफरन जो स्पाइस जो है बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ना, केसर का बढ़ती काग्र, पंखुड़ी नहीं, बढ़ती काग्र। दाल पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? दाल किससे आएगा? सभी दलहन, लेग्यूमिनेसी। 56 नंबर देखेंगे, कहता है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है? द्विपद। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग प्राप्त किया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है किससे? तने के श्राप से। तने के श्राप से। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, तो ये न तना, 59 का ए, तने के श्राप से। तो ये हो गया हमारा कौन सा था? चैप्टर नंबर 4 जो था आवृत बीजों के वर्गीकरण। अगला चैप्टर है पादप कारिकी। इसको हम लोग सेपरेट करेंगे अकेले में, ठीक है। इसमें कुल क्वेश्चन 87 गो है। निकालिएगा। छठा नंबर पॉइंट जो है प्लांट डिजीज जोस को, उसको कर लेते हैं हम लोग। 20-22 गो है वो। छठा नंबर पॉइंट निकाल लेंगे सब। इस नहीं, तुलसी होगा। साक जो है तुलसी होगा। चलिए। हाँ, 6 नंबर पॉइंट निकाल लिए। 6 नंबर पॉइंट निकालिएगा प्लांट डिजीज। 5 वाला अगले सेपरेट कर लेंगे उसको अलग से एक वीडियो में। उसमें 85+ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हो भी नहीं पाएगा, इसलिए 6 नंबर कर लेते हैं। 20-22 को क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आइएगा 6 नंबर पॉइंट में पादप रोग। पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा, 546 में होगा। 6 नंबर पॉइंट निकाल लीजिए, पेज नंबर से मतलब नहीं है। देखेंगे, पहला प्रश्न कहता है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा? सब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पादप रोग, फफूंदी। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। नींबू का डाइवैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? डाइवैक रोग तांबा के कारक। डाइवैक तांबा, डाइवैक किसके कारण? तो तांबा के कारण। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? कल ही हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव में, बाजरा। हाँ, हरित बाली जो है बाजरा है, ठीक ना। हरियर कनवाली वाला को छड़िएगा ना तो बाजार देगी। बाजार मतलब पटक देगी, याद रखिएगा। हरित वाली बाजरा। चौथा है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग कल पढ़े थे हम लोग, मूंगफली का टिक्का।
कोई काम ना बचे, टाइम पास करना है, टिका के रखना है किसी को, तो मूंगफली बादाम ला के रख दीजिए, चबैते चबैते टिक जाएगा ना। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। पांचवा है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण। ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होगा? लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैकर रोग किससे? सॉरी, जीवाणु से। नींबू का कैकर रोग जीवाणु से। चलिए आगे, 7 के बाद 8। आठवां कहता है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाता है? सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन होता है? कैटरपिलर। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग सरसों। हाँ, ये मिलीबग है सरसों। उधर बिहार में मिली भगत करके सरकार बन गया, जो वाला मिली भगत नहीं है, मिलीबग है। ठीक ना? तो सरसों। आगे, अग्नि निर्जा रोग कल पढ़े थे हम लोग, याद है? सेब। अग्नि निर्जा सेब से संबंधित है। पौधे का आर्द्र पतन रोग, आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरिएनम के कारण, पिथियम डिवेरिएनम के कारण। ठीक है। गन्ने का लाल सड़ांध, रेड रूट ऑफ शुगर केन किसके कारण? कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम। हाँ, पढ़ लीजिएगा सुधार के, कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग किसके कारण? सर्कोस्पोरा परसोनेटा। सर्कोस्पोरा परसोनेटा से मूंगफली में टिक्का रोग होगा, टिक्का रोग मूंगफली। 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? ग्रीन ईयर रोग वही हरित बाली, अस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। नाम है कि बदनाम है पता नहीं, क्या नाम है? एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक के कारण होता है बाजरा में हरित बाली रोग या ग्रीन ईयर रोग। आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग किसके कारण? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण आलू में होने वाला उत्तरभावी अंगमारी रोग। 16 नंबर है, सिट्रस कैकर है क्या? सिट्रस कैकर क्या है? नींबू का एक रोग है। हाँ। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? कवक जनित पादप रोग नहीं है जो बता रहा। तंबाकू का मोजैक रोग, ये वायरस जनित रोग है, बाकी सभी क्या है? तो कवक से है। मूंगफली का टिक्का, बाजरा का ग्रीन ईयर, गन्ना का लाल सड़न। 18 नंबर है कि रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? रिंग डिजीज। सैथिल रोग को रिंग रोग कहते हैं। 19 नंबर है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है क्या? ऑक्सीजन की कमी। निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? चावल से संबंधित है, चावल। करनालवट एक बीमारी है किससे? गेहूं का। करनालवट गेहूं की बीमारी है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? केसी मेहता। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य किया था केसी मेहता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बता बा। धान का हरित बाल, धान का नहीं, बाजरा का हरित बाली, बाकी मटर का पाउडरी मिल्ड्यू सही है, बाजरा का अर्गट भी सही है, चना का उकठा या बिल्ट भी सही है। तो ये 23 गो रोग था पौधों का। आगे है पादप उत्तक, इसमें क्वेश्चन है 25, फिर है पादप अनुवंश की 20। कर दें, कितना टाइम बच रहा है? 45 हो रहा, 15 मिनट में हो जाएगा। चलिए पादप उत्तक देखिएगा, 7वां नंबर चैप्टर देखेंगे। इसको भी निपटाइए देते हैं, काहे छोड़ देते तन्नी तन्नी को। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। पनिया पी ले जी। चलिए आइएगा, पादप उत्तक 7वां नंबर पॉइंट में देखते हैं।
पहला प्रश्न है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। हम लोग ये भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं ना। उत्तक कहलाता है। दूसरा है वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, द्वितीयक वृद्धि में काम करता है। कैम्बियम उत्तक जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा है कि पोषवाह यानी कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, यानी कि पोषवाह का इंग्लिश फ्लोएम है, ठीक है। जो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषी उत्पाद का मतलब हो गया पत्ते द्वारा बनाया गया खाना, ठीक है। इसको मतलब कि परिवहन करवाता है। चौथा है कि पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, किस लिए, आहार वहन के लिए, खाद्य वहन के लिए, ये सभी के लिए। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है, जाइलम किसके लिए, जल वहन के लिए, हाँ जमीन से जल ले जाएगा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है, वार्षिक वलय की गिनती करके। वार्षिक वलय किसका बना होता है, जाइलम की फ्लोएम, जाइलम का। वायुत्तक एरेनकाइमा किन पौधे में पाया जाता है, हाइड्रोफाइट, वायुत्तक पाया जाएगा हाइड्रोफाइटस में। ऑर्किड में बीलामेन उत्तक पाया जाता है, किसमें, मूलों में। क्या बोल रहे थे, 8 का बी। ऑर्किड का मूलों में जो है बीलामेन जो है उत्तक पाया जाता है मूलों में। ऑर्किड स्टेट किसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। 9 नंबर में आएंगे, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, वृद्धि वलय अंतरंभीय एधा की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ 10 नंबर पे आएंगे, कहता है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, क्यों, समुद्र के किनारे वार्षिक वलय नहीं होता है, क्यों, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है इसलिए। 11 नंबर है कि एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु ज्ञात करें। तो जितना वलय उतना वर्ष, हाँ जितना रिंग रहेगा उतना ही उसका उम्र रहेगा। हाँ 12 नंबर कहता है किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है। तना का घेरा बढ़ाएगा, पार्श्वीय विभाज्योत्तक बढ़ाएगा, ठीक है। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरता है, जलोद्भिद में क्या रहता है, वायु उत्तक रहता है। हाँ शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है किसके लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। विभाज्योतकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, कोशिका विभेदन के द्वारा होता है। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं, किसमें, मरुद्भिद में। रंध्र की संख्या न्यूनीकृत होती है और ये मरुद्भिद में धसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही बताना है। तो कहता है जाइलम वाहिनियाँ वाहिकाएं जाइलम मृदुत्तक और जाइलम तंतुओं से बना होता है। जाइलम वाहिनियाँ वाहिकाएं जाइलम मृदुत्तक और जाइलम जो है तंतुओं से बना होता है। 17 का ये नंबर सही हो जाएगा। 18 है कि बीलामेन की आवश्यकता होती है किसके लिए, बीलामेन आवश्यक क्यों है, नमी के अवशोषण के लिए बीलामेन की आवश्यकता होती है। पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है किसके लिए, पार्श्व विभाज्योत्तक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। 20 नंबर है कि पादपों में मेरिस्टेमी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कि ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होता है मेरिस्टेमी उत्तक, ठीक है। आगे आइए 21 नंबर पे। 21 नंबर कहता है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, क्वेकर्स सुवेर्स से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जेसी बोस ने किया। हाँ निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं,
दृढ़ोत्तक, ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ोत्तक। ठीक है, 24 नंबर पे आएंगे। कहता है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की एक इस नम्रता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। दृढ़ोत्तक, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर देखेंगे। 25वां कहता है कि परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाओं में काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत्यु होती है। चलिए अगला चैप्टर पे आ जाइएगा। 8वां नंबर, पादप अनुवांशिकी, प्लांट जेनेटिक्स। इसमें मात्र 20 हुआ है, 5 मिनट टाइम लेंगे, हो जाएगा। कहियो कहियो ज़्यादा पढ़ाते तो इन लोग को पचवो नहीं करता है, कहियो कम पढ़ाते तो कहते गुरुजी कम पढ़ाते हैं। क्या बात है। चलिए देखिएगा, पहला ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा। कहता है कि वंशांगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? अनुवांशिकी। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? बताइए, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, सबको पता है। फंस गए ना लॉलीपॉप के चक्कर में। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? बेटसन। आनुवांशिकता का प्रतिपादन या जनक किसने किया है? मेंडल। ऐसा नहीं है कि हर लॉलीपॉप मीठा ही हो, कभी तीखा भी मिलता है, ठीक ना। चलिए तीसरा देखिएगा। कहता है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? जरा सोच के बताइएगा। बेटसन, हाँ वही क्वेश्चन था, बेटसन वाला। आनुवंशिकता या आनुवंशिकी जो है ये बेटसन का है। आनुवंशिकी के जनक अब बताइए, जो मन है मार सकते हैं। ग्रेगर मेंडल। हाँ, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किससे? क्रोमोसोम में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, संभल के दीजिएगा आंसर, जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन। वंशांगति की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाता है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? गार्डन पी, मटर पे। बारबेरा मैक्लिंटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबेरा मैक्लिंटॉक, मक्का के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम से संबंधित है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबद्ध स्थापित करते हैं किससे? पृथक्करण, स्वतंत्र अपविभन और प्रभाविता अपरभाविता का। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीन महत्वपूर्ण नियम पृथक्करण है, स्वतंत्र अपविभन है और प्रभाविता अप्रभाविता का नियम है। आगे आइए 12 नंबर, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, क्यों? इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। हाँ, विपर्यायी लक्षण था, मतलब विभिन्न लक्षण था, इसलिए इन्हें कह दीजिएगा कि मेंडल को मटर के सब्जी या मटर पनीर पसंद था, नहीं, वो लक्षण देखा उसमें, ठीक ना, इसलिए। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, कौन सा? अभी पढ़े हम लोग, संलग्नता जो है मेंडल के नियम का अपवाद है। 14 नंबर पे आइएगा। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पढ़े हैं ना? 14 का 3:1। मोनोहाइब्रिड अनुपात बोलेगा तो 3:1। जीन्स बने होते हैं किसका? डीएनए का। ये वाला जीन्स है जो क्रोमोसोम वगैरह से संबंधित है, ये ना समझिएगा कि आप जो पहनते हैं जीन्स वो वाला, ठीक है, ये दूसरा जीन है। ऐसा ना कि समझ लीजिएगा वही वाला जीन्स है, सबके काले पीढ़ी चलिएगा, अरे हमारे जीन्सवा डीएनए के बनल है, तो कहेगा तू क्या कर डीएनए के बनल है। 16 नंबर पे आइएगा। कहता है कि सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? डीएनए को संश्लेषित किया था कॉर्नबर्ग। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार कॉर्नबर्ग को मिला था। 17 नंबर है कि स्वतंत्र अपविभन का अभिप्राय है क्या? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना स्वतंत्र अपविभन का अभिप्राय है। 18 कहता है कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था?
उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। हाँ, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आयुष्मान खुराना नहीं, हरगोविंद खुराना, जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था? हरगोविंद खुराना, एच खुराना, खुराना। हाँ, ये हरगोविंद खुराना है, आयुष्मान खुराना न है, ठीक ना। तो ये हो गया समाप्त। और कल याद दिलवाइएगा अगला जो हमारा जो कौन सा चैप्टर छूट गया बीच में, 5वां नंबर, 5वां ना, पादपकारिकी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो अगला हो जाएगा 9 नंबर है साइटोलॉजी, 10 नंबर है इकोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलो, कदम से कदम बढ़ाए चलो। चलिए, तो ये हो गया समाप्त। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करेंगे ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आप लोग एंजॉय भी किए होंगे, जैसे हम लोग क्लास में थोड़ा बहुत एंजॉय करते रहते हैं। भले आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं देता होगा, आवाज़ हम ईयरफोन में उन लोग का सुन लेते हैं, आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए आवाज़ नहीं सुनाते हैं, मगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन के रूप में काम करते हैं, ठीक है, यानी कि क्लास करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।